नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में कुर्सी के लिए चाचा भतीजे के बीच जारी जंग अब आर पार की लड़ाई में बदल गया है। बीजेपी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया तो चाचा पारस भतीजे ही नहीं, पीएम मोदी को भी सीधे तौर पर आंख दिखाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई और साफ साफ कह दिया कि हम भी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर किसी की विरासत नहीं, मेरा वहाँ अधिकार है। तो पारस ने भतीजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पीएम मोदी को ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि अगर आप अपने पाले में मुझे नहीं रखे तो हम किसी और पाले से चुनाव मैदान में होंगे। जाहिर है कि हाजीपुर का जंग बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। टिकट बंटवारे में अब 1-2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है ये हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, आखिरकार वही हुआ जो आप कहते आ रहे थे। देखिए, हाजीपुर की लड़ाई बोले ना कि भाई ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये ज़मीन बोला जाता है कि ख़ानदानी लड़ाई हो गई है, जो जिस तरह ज़मीन की लड़ाई होती है पारिवारिक लड़ाई हो गई है और ये पुश्त दर पुश्त चलती है पारिवारिक लड़ाई। तो पारस को शुरू से भारतीय जनता पार्टी बोली हुई थी कि आप वहाँ से लड़िए और वो तैयारी भी कर रहे थे। चिराग पासवान को भी की हुई थी, लेकिन पलड़ा चिराग पासवान का भारी हुआ और भाजपा ने उन्हें वो सीट दे दी। पशुपति पारस जी ने बैठक की पार्टी के नेताओं के साथ और तय किया कि वो अब हाजीपुर से ही लड़ेंगे। भाजपा टिकट दे या नहीं दे, एक बार फाइनल वो भाजपा के नेताओं से मिलकर अपना संदेश देंगे कि उनको कम से कम भाई उनके जो सांसद हैं, एक नवादा कम से कम और समस्तीपुर और हाजीपुर तो या हमकोरा से जो भी है एक दिया जाए, और नहीं तो जो भी सांसद है उनको भाजपा के टिकट पर लड़ाया जाए। हमकोरा से वो अपना पक्ष रखेंगे। अगर नहीं होगा तो पूरी उनकी तैयारी है कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे और उनके जो सांसद है वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब इंडिया गठबंधन में उनकी बातचीत चल रही है। अगर लालू जी की सहमति हो गई तो वो इंडिया गठबंधन में आएंगे और उनके जो भी 5 सांसद हैं, चाहे बीना देवी हों, चाहे चंदन जी हों, चाहे ये प्रिंस राज हों, चाहे खगड़िया से जो सांसद हैं वो, तो सब लोगों को लड़ाने की तैयारी चल रही है, बात चल रही है। अब देखना है कि क्या होता है, लेकिन मुकाबला काफ़ी रोचक होगा क्योंकि हाजीपुर सीट उनका कहना है कि वो रामविलास पासवान जी उनके बड़े भाई थे, उन्होंने हमको सौंप कर गए हैं। उन्होंने हमको हाजीपुर से लड़ाया, अपनी विरासत हमको सौंप के गए हैं। भाई बेटा को तो उन्होंने जमुई का विरासत दिया, तो जमुई से क्यों भाग रहा है? और उनका हक भी बनता है क्योंकि रामविलास जी जब भी चुनाव लड़ते रहे हैं तो वहाँ के टोटल कर्ता धर्ता पशुपति कुमार पारस ही रहते थे। शुरू से चुनाव रामविलास जी लड़ते थे, लेकिन मैनेजमेंट पशुपति कुमार पारस के हाथ में ही रहता था। कौन वर्कर को क्या करना है, मैनेजमेंट करना, बूथ कमेटी, गाड़ी देना, पैसा देना, जो भी मैनेजमेंट है टोटल पशुपति कुमार पारस करते थे। और पिछले 5 वर्षों से तो वो सांसद भी हैं वहाँ के, तो इसलिए आज से उनका दावा बनता है। और अब तो लड़ाई आर पार की हो गई है और मुझे जो जानकारी है कि पशुपति कुमार पारस अब अगर इधर बात नहीं बनी, फाइनल एक दौर की मुलाकात होगी, अगर आज बात नहीं बनी तो कल से वो कल औपचारिक घोषणा करेंगे, इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे। लालू जी से बात उनकी चल रही है, अगर हो जाएगी फाइनल तो इंडिया गठबंधन से वो भी लड़ेंगे और उनके पार्टी के सांसद भी लड़ेंगे। जी संतोष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पारस जो है इंडिया गठबंधन से हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में क्या ये पीएम मोदी को एक तरह से आंख दिखाना नहीं है? देखिए, निश्चित तो अभी तो चुनाव का समय है। चुनाव के समय में सब लोग अपनी अपनी कुर्सी देखते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी के लिए कभी नीतीश कुमार, चिराग पासवान सबको मना रहे हैं, तो पशुपति कुमार पारस भी अभी केंद्र में मंत्री हैं। हो सकता है कि कल तक वो आज या कल तक इस्तीफा दे दे मंत्री पद से, तो वो भी अपनी कुर्सी देख रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट की कुर्सी तो मिले, संसद भवन तो जाए। तो वो अपना चुनाव लड़ना चाहता है और मुझे लगता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे तो हाजीपुर में बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। और निश्चित तौर पर पारस जी ने मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को अब तो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई वो एनडीए गठबंधन के साथ ईमानदारी से रहे, उनके साथ छल हो रहा है।
जी धोखा हो रहा है। तो अब तो आंख दिखाना तो उन्होंने शुरू ही कर दिया है। और अभी इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उनका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि लालू प्रसाद और इंडिया गठबंधन का वोट बैंक वैशाली जिला और हाजीपुर क्षेत्र में अच्छा खासा है। अब डिपेंड ये करता है कि पासवान वोट कितना वो डिवाइड कर पाते हैं। हाजीपुर लोकसभा में लगभग 1 से 1.5 लाख पासवान वोट है, पोलिंग वोट है, जो कि अब उसमें कितना पशुपति कुमार पारस तोड़ पाते हैं, कितना चिराग को मिलता है। चूँकि चिराग पासवान आम लोगों से हमेशा दूर रहे हैं। चिराग पासवान हाई फाई सोसाइटी के नेता हैं, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, नेताओं से मिलते नहीं हैं। और पशुपति कुमार पारस पशुपति कुमार पारस का दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुला रहता था, जिस प्रकार से रामविलास पासवान का दरवाज़ा खुला रहता था। तो उनके समाज के जो भी नेता हैं, जो भी वर्कर हैं, वो पारस जी से ईजिली मिल लेते हैं। लेकिन चिराग पासवान से मिलना मुश्किल है। चिराग पासवान से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मुझे याद है रामविलास पासवान जब रेल मंत्री भी हुआ करते थे, चाहे श्रम मंत्री हुए, चाहे टेलीफोन मंत्री हुए, कभी उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता था। 24 घंटा दरवाज़ा खुला रहता था आम लोगों के लिए। और चिराग पासवान जैसे ही सांसद बने तो उनका दरवाज़ा बंद रहने लगा। अपॉइंटमेंट जिनका होगा वही अंदर आएंगे, नहीं तो बाकी किसी को गेट के अंदर तक का परमिशन नहीं था। और रामविलास जी के समय सब लोग उनके मतलब घर में चारों तरफ घूमते रहते थे, दिन हो या रात हो, कोई कभी भी आ सकता है, क्षेत्र के हैं, मंत्री जी से मिलना है, बैठिए, सब लोग बैठ रहे हैं। तो ये अंतर है। और रामविलास जी की विरासत पशुपति कुमार पारस ने संभाली है, उन्हीं के राह पर वो भी सब लोगों से मिलते हैं, सब लोगों के लिए उनका दरवाज़ा खुला रहता है। लेकिन चिराग पासवान का दरवाज़ा सभी के लिए खुला नहीं रहता है। गिने चुने लोग जिनका अपॉइंटमेंट होता है वही जा पाते हैं। तो ये अंतर तो है, इसका असर तो चुनाव में दिखना चाहिए, दिख सकता है। जी जी जी। तो संतोष जी, ये कहना कितना गलत होगा कि चिराग पासवान अपने पिता की विरासत जिसे वो पाना चाहते हैं, संभालना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होगी? देखिए, पिता की विरासत तो उन्होंने संभाल ली है, एज ए सांसद पार्टी को संभाल लिया है। लेकिन पिताजी की विरासत, वो जो उनकी सामाजिक विरासत थी, जो उनका लोगों से अपनापन था, मिलना जुलना था, वो विरासत वो नहीं संभाल पाए, सोशल नहीं हो पाए। वो कारपोरेट नेता हो गए हैं। जो अपॉइंटमेंट चाहिए भाई, अब बगैर अपॉइंटमेंट कारपोरेट जो IAS IPS का होता है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज का होता है, वो आम नेता नहीं बन पाए। राजनीति में जो होता है आम लोगों से मिलना, वो नहीं। राजकुमार की भूमिका में, वो समझिए कि युवराज की भूमिका में कहिए, राजकुमार की भूमिका में कहिए, लेकिन वो संभाल नहीं पाए हैं। लेकिन पार्टी कहा जाए, रामविलास जी की पार्टी, तो उन्होंने पार्टी तो संभाल ली है। कहा जाता है कि वोट का भी, पासवान समाज का वोट भी उनकी तरफ आकर्षित है। लेकिन जब चाचा हाजीपुर से लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही तय होगा कि रामविलास पासवान का विरासत कौन संभाल रहे हैं, चिराग या पारस। अगर चिराग पासवान को वहाँ शिकस्त मिलती है और पारस अगर चुनाव जीत जाते हैं तो एक बड़ा संदेश जाएगा कि रामविलास पासवान का विरासत पासवान समाज पशुपति कुमार पारस के साथ गया। नहीं तो मैसेज यही जाएगा कि पासवान समाज चिराग पासवान के साथ गया। हाजीपुर से तय होगा कि रामविलास पासवान का असली वारिस कौन है, पशुपति पारस या चिराग पासवान। तो संतोष जी, चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो हार के डर से जमुई छोड़कर भाग रहे हैं और हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब हाजीपुर में चाचा उनको चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में तो मुकाबला जाहिर है कि काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन चिराग पासवान अगर अपने पिता की विरासत नहीं संभाल पाते हैं तो क्या चिराग का लौ बिहार की राजनीति से बुझ जाएगा? निश्चित तौर पर अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव नहीं जीतते हैं तब तो उनकी विरासत कहाँ संभाल पाएंगे। उनकी राजनीति तो फिर मध्यम पड़ जाएगी ना, जो अभी बार्गेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसी उम्मीद में ना पशुपति पारस को किनारे करके उनके साथ आया, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो भी आ रहा था सब जगह से वो था कि पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान को नेता मान रहे हैं। लेकिन अगर हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे तो पासवान समाज क्यों, दो पारिवारिक लड़ाई में कोई नहीं पड़ना चाहता। वो बोलेगा कि भाई हम काहे के लिए दिखा रहे हो, दोनों तो चाचा भतीजा एक ही हैं, तो हम क्यों दिखा रहे हो। तो इसलिए वहाँ पर पासवान समाज दुविधा की स्थिति में रहेगा, दो भागों में बंट सकता है। क्योंकि पासवान समाज का जितना काम पशुपति कुमार पारस ने किया है उतना चिराग पासवान ने नहीं किया है। नहीं भी तो हमको लगता है कि हाजीपुर के लाखों लोग से डायरेक्ट संपर्क में होंगे पशुपति कुमार पारस, लाखों लोग को डायरेक्ट पहचानते होंगे। लेकिन चिराग पासवान मुझे नहीं लगता है कि 100 लोगों को भी वहाँ के पहचानते होंगे डायरेक्ट नाम से। तो ये मामला है, अब देखना है कि क्या इसमें रणनीति होती है,
क्या ऊँट किस करवट बैठता है। पासवान समाज खुलकर चिराग के साथ जाते हैं या दो भागों में बंटते हैं, क्योंकि पासवान समाज का बहुत कुछ वोट आरजेडी की तरफ भी होता है। 10 से 20% वोट आरजेडी के माइंड सेट भी है पासवान समाज का। अगर पशुपति कुमार पारस इधर से लड़ते हैं तो और एग्रेसिव होंगे। मुझे लगता है कि वहाँ दो भागों में विभाजित हो सकता है पासवान समाज। अगर विभाजित होगा तो चिराग के लिए मुश्किल घड़ी होगी और उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो समाप्त होगी। फिर उनको जो स्थिति अभी पशुपति कुमार पारस की है, जो स्थिति अभी उपेंद्र कुशवाहा की है, वही स्थिति में अगर चुनाव हार जाएंगे तो चिराग पासवान की भी वही स्थिति हो जाएगी। कहा जा रहा है संतोष जी कि जिस तरह से उन्होंने 2020 के विधानसभा में सीएम नीतीश को काफ़ी डैमेज किया, तो सीएम नीतीश भी इस ताक में हैं कि कब मौका मिले कि इनसे हिसाब किताब चुकता कर लिया जाए। ये बात तो कटु सत्य है, ये बात जान लीजिए। नीतीश कुमार अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं, जो उनसे पंगा लेता है उसको वो छोड़ते नहीं हैं। आप उदाहरण देख लीजिए ना भाई, उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, शरद यादव को ले लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस को ले लीजिए और वर्तमान में ललन सिंह को देख लीजिए, कहाँ है। और चिराग पासवान ने तो डायरेक्ट उनके सीने पर वार किया है, तो उसको कैसे वो छोड़ देंगे। और मुझे लगता है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी भूल होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ जेडीयू के जो समर्थक होंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो चिराग पासवान को वोट करेंगे। कितना भी बोले, लोग बोलते रहें कि दल मिल जाएंगे, लेकिन दिल नहीं मिलेंगे। और नीतीश कुमार भले चुनाव प्रचार करने चले जाएं, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रचार करने जाएंगे हाजीपुर, लेकिन अगर गैंग भी तो उनका पार्टी का जो वर्कर है, जो लोगों से बात होती है, वो चिराग पासवान को कभी नहीं स्वीकार करेंगे और उन्हें हाजीपुर में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो चिराग पासवान को भले ही बीजेपी मान ली हो, उन्हें पासवान का नेता मान ली हो, लेकिन चिराग पासवान की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही। चाचा ने चुनौती देने का मन बना लिया है और कह दिया है कि भाई की विरासत हमारी है, क्योंकि वो हमें सौंप कर गए थे। ऐसे में तुम्हें किसी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।